तो अभी हम लोग ये वाली वीडियो में बात करने वाले कॉन्टैक्ट वायर की हाइट के बारे में, मतलब जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट होती है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग स्टैगर के बारे में बात करेंगे और जो स्टैगर का जो कैलकुलेशन होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज 25 किलोवोल्ट सिंगल फेस 50 हर्ट्ज़ AC है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो नॉर्मल हाइट होगी कॉन्टैक्ट वायर की वो कितनी होने वाली है, 5.5 मीटर होगी, राइट। तो अगर हम लोग देखें हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज़ डिपेंड ऑन, तो जो नॉर्मल हाइट होती है कॉन्टैक्ट वायर की वो कितनी होगी, 5.5 मीटर होगी अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज 25 किलोवोल्ट है। तो अगर वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो हाइट होगी वो भी ज़्यादा होगी, 5.5 मीटर से ज़्यादा जाएगी। जो हाइट होती है ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करती है, जैसे कि हमने बात किया अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज 25 किलोवोल्ट से ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो हाइट होगी वो भी ज़्यादा होगी। सिमिलरली जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है लोकोमोटिव की हाइट के ऊपर, कोचेस की हाइट के ऊपर, राइट। जो लोकोमोटिव और जो कोचेस है उसके डायमेंशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है कॉन्टैक्ट वायर की हाइट। तो हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, हाइट ऑफ लोकोमोटिव एंड कोचेस, क्लियरेंस बिटवीन रूफ ऑफ इंजन एंड बोगी कोच रूफ। तो यहाँ से हमने वही डिस्कस किया, जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट होती है वो बेसिकली जो लोकोमोटिव हो गया, कोचेस हो गया, उसकी हाइट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है रूट के ऊपर भी, मतलब जो हमारी जो ट्रैक है उसको हम लोग कहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग टनल में ट्रैक को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐसे कि इसमें जो हाइट होगी कॉन्टैक्ट वायर की वो कम होगी। सिमिलरली लेवल क्रॉसिंग पर जो हाइट होगी कॉन्टैक्ट वायर की वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली जो यार्ड होता है जहाँ पर हम लोग ट्रेन को मेंटेनेंस करते हैं वहाँ पर जो हाइट होगी कॉन्टैक्ट वायर की वहाँ पे भी ज़्यादा होगी, लेवल क्रॉसिंग पे भी ज़्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोकेशन ऑफ ट्रैक सच एस टनल हो गया, ब्रिज हो गया, अंडर ब्रिज हो गया, लेवल क्रॉसिंग हो गया। अगर हम लोग टनल कंसिडर करें तो टनल के लिए जो हाइट होती है कॉन्टैक्ट वायर की ये कम होती है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टनल के लिए जो हाइट होती है कॉन्टैक्ट वायर की वो कम होती है, लेवल क्रॉसिंग के लिए ज़्यादा होती है, यार्ड में भी जो हाइट होती है कॉन्टैक्ट वायर की वो ज़्यादा होती है। तो जो मिनिमम हाइट होती है OHE की ये बेसिकली 4.80 मीटर होती है, जिसको हम लोग टनल में कंसिडर करते हैं। और जो लोको शेड में जो OHE की जो हाइट होती है वो 5.80 मीटर तक की होती है, राइट। या फिर बोल सकते हैं लेवल क्रॉसिंग पर जो OHE की जो हाइट होती है 5.80 मीटर तक की होती है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं रेगुलेटेड OHE के बारे में भी। तो रेगुलेटेड OHE ये ऐसी OHE होती है जिसके साथ बेसिकली ऑटो टेंशनिंग डिवाइस कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर ये ऑटो टेंशनिंग डिवाइस क्या है, ऑटो टेंशनिंग डिवाइस समझने से पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, जो OHE की जो हाइट होती है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टेम्परेचर वेरिएशन इज़ ऑल्सो कंसिडर। तो जो OHE की जो हाइट होती है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है मतलब गर्मी के सीज़न में होता क्या है, जो वायर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, राइट, ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। अगर OHE की अगर लेंथ अगर इंक्रीज़ कर जाएंगी तो ऐसे केस में उसका जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। टेंशन अगर डिक्रीज़ कर जाएगा, तनाव अगर डिक्रीज़ कर जाएगा तो ऐसे केस में जो OHE वो नीचे की तरफ झुल जाएंगी, सैग बढ़ जाएगा, राइट। सैग अगर बढ़ जाएगा तो ऐसे केस में जो हाइट होगी OHE की वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ कर जाएंगी। तो जो OHE की जो हाइट होती है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेगुलेटेड OHE ऐसी OHE होती है जिसके साथ क्या कनेक्टेड होता है, ऑटो टेंशनिंग डिवाइस कनेक्टेड होता है। अभी ऑटो टेंशनिंग डिवाइस क्या है, जैसे कि हमने बात किया टेम्परेचर जब बढ़ जाता है गर्मी के सीज़न के टाइम तो ऐसे केस में होता क्या है, जो वायर की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है और जो टेंशन होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसी को ही प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑटो टेंशनिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। जो ऑटो टेंशनिंग डिवाइस होता है वो क्या करता है, जो वायर का जो टेंशन है उसे कांस्टेंट रखता है, जिसके वजह से होता क्या है, जो सैग होता है वो भी कांस्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेगुलेटेड OHE ऐसी OHE होती है जिसमें जो सैग होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट, जिसके वजह से होता क्या, जो हाइट होता है कॉन्टैक्ट वायर का वो भी कांस्टेंट होता है। और रेगुलेटेड OHE के लिए जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट होती है कितनी होती है, 5.55 मीटर होती है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया रेगुलेटेड OHE क्या होती है, OHE जिसमें ऑटो टेंशनिंग ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस कनेक्टेड हो, तो ऐसी जो OHE होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड OHE। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें OHE विद ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग, जो OHE जिसमें ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस लगा होता है, तो ऐसी जो OHE होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड OHE बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेगुलेटेड OHE होती है वो हमें कहाँ पर मिलती है, मेन लाइन पे मिलती है। मेन लाइन ऐसी लाइन होती है जहाँ से फास्ट ट्रेन जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन जाती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेन लाइन हमारी हो गई, मेन लाइन में कौन सी OHE मिलेंगी, रेगुलेटेड OHE ऐसी OHE होगी जिसमें हमें क्या मिलेगा, जिसमें हमें ऑटो टेंशनिंग डिवाइस मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑटो टेंशनिंग डिवाइस, मतलब ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस।
अभी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा स्टैगर के बारे में। अभी स्टैगर का मतलब क्या होता है? पेंटो सेंटर से OHE के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगर बोलते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ही हमने कुछ इस तरीके से क्या कंसीडर किया? पेंटोग्राफ कंसीडर किया। और यहाँ पर ही हमने क्या कंसीडर किया? पेंटोग्राफ का सेंटर कंसीडर किया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ही हमने OHE कंसीडर किया है, राइट। अब यहाँ पर ये पेंटोग्राफ के सेंटर से हम लोग कुछ इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन बनाए। और यहाँ पर ये हमने जो कॉन्टैक्ट वायर जो कंसीडर किया है, ये कॉन्टैक्ट वायर और ये वर्टिकल लाइन दोनों के बीच में हमें कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल गैप दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल गैप होता है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगर बोलते हैं। तो जो स्टैगर होता है वो क्या होता है? जो स्टैगर होता है पेंटो सेंटर और OHE के बीच में जो गैप होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगर बोलते हैं। पेंटो सेंटर और OHE के बीच में जो हॉरिजॉन्टल गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगर बोलते हैं। और जो स्टैगर होता है ये किसके लिए डिफाइन होता है? पेंटोग्राफ के लिए डिफाइन होता है। अभी यहाँ पर ये जो स्टैगर है इसको एडजस्ट करना, या फिर बोल सकते हैं जो स्टैगर का जो कैलकुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बेसिकली होना क्या चाहिए? जब हमारी ट्रेन चलेगी तो ऐसे केस में जो कॉन्टैक्ट वायर है वो क्या होना चाहिए? पेंटोग्राफ पे स्लाइड होना चाहिए, राइट। पेंटोग्राफ के अलग अलग पॉइंट पर स्लाइड होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी ट्रेन चल रही है, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है कॉन्टैक्ट वायर, कर्सर की टिप ये हमें कॉन्टैक्ट वायर शो कर रही है, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया पेंटोग्राफ, राइट। तो जब हमारी ट्रेन चलेगी तो ये जो कॉन्टैक्ट वायर है पेंटोग्राफ के यही पॉइंट के कांटेक्ट में कंटिन्यूसली नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बन जाएगा? ग्रूव बन जाएगा। और ग्रूव बनने की वजह से होगा क्या? जो पेंटोग्राफ की जो स्ट्रिप होगी डैमेज हो जाएगी, पेंटोग्राफ पूरी तरीके से चीप हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग क्या करते हैं? यही रीज़न की वजह से हम लोग चाहते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट वायर है, कॉन्टैक्ट वायर पेंटोग्राफ के ऊपर स्लाइड करना चाहिए। या तो प्लस 250 डिग्री स्लाइड करना चाहिए या तो माइनस 250 डिग्री स्लाइड करना चाहिए। मतलब या तो प्लस 250 डिग्री नॉट डिग्री प्लस 250 mm राइट हैंड साइड में जाना चाहिए, या तो माइनस 250 mm लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहिए। और इसी को ही पता करने के लिए, इसी को ही कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टैगर का एडजस्टमेंट करते हैं, और इसी को ही हम लोग रखने के लिए स्टैगर का हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, स्टैगर का कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो स्टैगर कंसीडर करना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हमने बात की स्टैगर को कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है। स्टैगर अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे तो जो कॉन्टैक्ट वायर है वो पेंटोग्राफ के एक पर्टिकुलर पॉइंट के कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूसली रहेगा, जिसके वजह से होगा क्या? जो पेंटोग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, राइट। तो जो कॉन्टैक्ट वायर है वो क्या होना चाहिए? पेंटोग्राफ पे स्लाइड होना चाहिए, कंटिन्यूसली स्लाइड होना चाहिए। वंस अगेन रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये हमने कंसीडर किया कॉन्टैक्ट वायर, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है पेंटोग्राफ। तो जो कॉन्टैक्ट वायर है, जब हमारी ट्रेन चलेगी तो जो कॉन्टैक्ट वायर है पेंटोग्राफ के थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में चले जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड में चले जाना चाहिए, राइट। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट वायर है वो स्लाइड होना चाहिए पेंटोग्राफ की सरफेस के ऊपर। जो कॉन्टैक्ट वायर है पेंटोग्राफ की सरफेस के ऊपर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कंटिन्यूसली होना चाहिए, राइट। और इसी के लिए हम लोग स्टैगर का एडजस्टमेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें स्टैगर समझ में आ गया। स्टैगर का हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं इसके भी बारे में हमने डिस्कशन किया। क्यों कंसीडर करते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट वायर है पेंटोग्राफ की सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली स्लाइड होते रहे, और कितना स्लाइड करवाना है कॉन्टैक्ट वायर को पेंटोग्राफ की सरफेस के ऊपर, इसी को पता करने के लिए हम लोग स्टैगर को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें ट्रैक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और पता होना चाहिए स्टैगर को आगे समझने के लिए। जो हमारी जो स्ट्रेट ट्रैक होती है वहाँ पर स्टैगर को कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, बट जो कर्व ट्रैक होती है वहाँ पर स्टैगर को कैलकुलेट करना, स्टैगर का एडजस्टमेंट करना आसान नहीं होता। जो स्ट्रेट ट्रैक होती है उसको हम लोग टेंजेंट ट्रैक भी बोलते हैं। स्ट्रेट ट्रैक इज़ ऑल्सो नोन एज टेंजेंट ट्रैक। और जो स्टैगर का जो एडजस्टमेंट होता है वो आसान होता है स्ट्रेट ट्रैक में, राइट। बट कर्व ट्रैक में स्टैगर को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जो स्टैगर का जो एडजस्टमेंट होगा वो आसान होगा स्ट्रेट ट्रैक में, बट अगर हमारी ट्रैक अगर कर्व है तो ऐसे केस में स्टैगर को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे केस में स्टैगर को एडजस्ट करने के लिए, कर्व ट्रैक में स्टैगर को एडजस्ट करने के लिए, स्टैगर को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन स्टैगर इज़ एडजस्टेड ऑन कर्व ट्रैक देन फॉलोइंग शुड बी नोन। क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहला हमें सुपर इलेवेशन पता होना चाहिए, कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर का हाइट पता होना चाहिए, मतलब कॉन्टैक्ट वायर और ग्राउंड लेवल के बीच में हाइट कितनी है, कैटेनरी वायर और ग्राउंड लेवल के बीच में हाइट कितनी है, ट्रैक गेज हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सुपर इलेवेशन हमें पता होना चाहिए। तो सुपर इलेवेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि वाटर लेवल के थ्रू सुपर इलेवेशन पता कर सकते हैं,
सुपर इलेवेशन मेजरिंग डिवाइस होता है, उसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। स्पिरिट लेवल के थ्रू भी हम लोग सुपर इलेवेशन को पता कर सकते हैं। दूसरा जो कैटेनरी वायर और जो कॉन्टैक्ट वायर है उसकी जो हाइट है वो हमें पता होना चाहिए। और तीसरा अगर हम लोग देखें हाइट को मेजर करने के लिए हमें पता है ऑब्वियसली हमारे पास मेजरिंग डिवाइस होते हैं, उसके थ्रू हम लोग कैटेनरी वायर और जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। तीसरा हमें ट्रैक गेज पता होना चाहिए। ट्रैक गेज मतलब जैसे कि ट्रैक का गेज कितना है, 1435 है या फिर उससे ज़्यादा है, स्टैंडर्ड गेज है, नैरो गेज है, ब्रॉड गेज है, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमारे पास दो ट्रैक है, एक कर्व ट्रैक है और दूसरी हमारे पास स्ट्रेट ट्रैक है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास दो वायर है, एक कॉन्टैक्ट वायर है और दूसरा हमारे पास कौन सा वायर है, कैटेनरी वायर है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट वायर का हम लोग स्टैगर के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, राइट। अगर हमारा कॉन्टैक्ट वायर अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और अगर हमारी स्ट्रेट ट्रैक है तो जो स्टैगर है वो कितना होना चाहिए, 200 mm होना चाहिए, प्लस माइनस 200 mm होना चाहिए। प्लस माइनस 200 mm होना चाहिए मतलब जो पेंटोग्राफ है प्लस 200 mm राइट शिफ्ट होना चाहिए, माइनस 200 mm लेफ़्ट शिफ्ट होना चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें अगर कॉन्टैक्ट वायर की बात कर रहे हो और अगर हमारी कर्व ट्रैक है तो जो स्टैगर है वो प्लस माइनस 300 mm होना चाहिए। मतलब कर्व ट्रैक में प्लस 300 mm जो कॉन्टैक्ट वायर है वो राइट शिफ्ट होना चाहिए, माइनस 300 mm जो कॉन्टैक्ट वायर है वो लेफ़्ट शिफ्ट होना चाहिए। तो इतना हमें समझ में आया स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। स्टैगर यहाँ से हमने क्या समझा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट। हमारे पास दो तरीके का वायर होता है, पहला होता है कॉन्टैक्ट वायर और दूसरा होता है कैटेनरी वायर। अभी यहाँ पर हम लोग कॉन्टैक्ट वायर के बारे में बात कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट वायर के स्टैगर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमारी टेंजेंट ट्रैक है तो ऐसे केस में जो कॉन्टैक्ट वायर का जो स्टैगर है वो कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 200 mm होना चाहिए। अगर हमारी टेंजेंट ट्रैक है तो जो कॉन्टैक्ट वायर है उसका जो स्टैगर है वो कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 200 mm होना चाहिए। मतलब टेंजेंट ट्रैक अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो जो कॉन्टैक्ट वायर है प्लस 200 mm राइट शिफ्ट होना चाहिए, माइनस 200 mm लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए। सिमिलरली अगर कर्व ट्रैक है तो जो कॉन्टैक्ट वायर है प्लस 300 mm राइट शिफ्ट होना चाहिए, माइनस 300 mm लेफ़्ट शिफ्ट होना चाहिए, राइट। तो यही हमें ये जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर टेंजेंट ट्रैक के लिए प्लस माइनस 200 mm होता है और कर्व ट्रैक के लिए प्लस माइनस 300 mm होता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें स्टैगर ऑफ कैटेनरी वायर, अगर हम लोग कैटेनरी वायर कंसिडर कर रहे हैं, कैटेनरी वायर का जो स्टैगर होता है टेंजेंट ट्रैक के लिए 0 mm होता है और सिमिलरली कर्व ट्रैक के लिए प्लस माइनस 100 mm से प्लस माइनस 200 mm होता है, राइट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं प्लस माइनस 100 mm से 200 mm होता है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, अगर हम लोग टेंजेंट ट्रैक कंसिडर कर रहे हैं तो जो कैटेनरी वायर है उसका जो स्टैगर है वो 0 mm होगा तो भी चलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग कर्व ट्रैक कंसिडर कर रहे हैं तो जो कैटेनरी वायर का जो स्टैगर है प्लस माइनस 100 mm से 200 mm होना चाहिए। मतलब 100 mm से 200 mm राइट शिफ्ट होना चाहिए, लेफ़्ट शिफ्ट होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमें पता होना चाहिए कर्व के बारे में। यहाँ पर हमें दो तरीके की कर्व मिलती है ट्रेन में, दो तरीके की कर्व होती है ट्रैक की, दो तरीके की कर्व होती है। जैसे हमने बात किया कर्व, दो तरीके की कर्व होती है, एक इनसाइड कर्व होती है और आउटसाइड कर्व होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से हमने ट्रैक कंसिडर किया, यहाँ पर ये हमने ट्रैक कंसिडर किया और यहाँ पर ये वाली जो ट्रैक है कुछ इस तरीके से आ रही है और यहाँ पर ये वाली जो ट्रैक है कुछ इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो कर्व है, कर्सर की टिप जो कि हम लोग शो कर रही है कर्सर की टिप, इसको हम लोग इनसाइड कर्व बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये वाली जो ट्रैक है ये हमें क्या शो कर रही है, बेसिकली हमें आउटसाइड कर्व शो कर रही है। तो यहाँ पर ये वाली जो ट्रैक है वो अंदर के तरफ आ रही है तो इसको इनसाइड कर्व बोल सकते हैं और यहाँ पर ये वाली जो ट्रैक है बाहर की तरफ जा रही है तो इसको हम लोग आउटसाइड कर्व बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनसाइड कर्व और आउटसाइड कर्व, इनसाइड कर्व के लिए जो इंजन का जो पेंटो होता है वो मास्ट के तरफ होता है, इंजन का जो पेंटोग्राफ होता है मास्ट के तरफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, राइट। और आउटसाइड कर्व के लिए जो इंजन का जो पेंटो होता है वो बाहर की तरफ होता है, राइट। आउटसाइड कर्व, आउट मतलब बाहर, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं आउटसाइड कर्व के लिए जो इंजन का जो पेंटोग्राफ होता है वो बाहर की तरफ होता है, मतलब जो मास्ट है उससे आउटवर्ड होता है, उससे अवे होता है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनसाइड कर्व के लिए जो स्टैगर का जो एडजस्टमेंट होता है वो, जस्ट होल्ड ऑन, स्टैगर एडजस्टमेंट ऑन इनसाइड कर्व। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनसाइड कर्व के लिए जो स्टैगर का जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, दो तरीके के हमारे पास ट्रैक होती है, एक स्ट्रेट ट्रैक होती है और दूसरी कर्व ट्रैक होती है। स्ट्रेट ट्रैक पर जो स्टैगर का जो कैलकुलेशन होता है बहुत आसान होता है, बट जो कर्व ट्रैक होती है वहाँ पर स्टैगर का कैलकुलेशन आसान नहीं होता।
और किस तरीके से हम लोग कर्व ट्रैक पर स्टैगर को कैलकुलेट करेंगे उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग दो तरीके की कर्व कंसीडर कर रहे हैं, एक इनसाइड कर्व कंसीडर कर रहे हैं और आउटसाइड कर्व कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इनसाइड कर्व पर हम लोग स्टैगर को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इनसाइड कर्व में स्टैगर को कैलकुलेट करने से पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ ट्रैक ऑन पेंटो, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक, सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं ट्रैक सेंटर और पेंटो सेंटर दोनों के बीच का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, जिसको हम लोग ये वाले फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। सेंटर ऑफ ट्रैक ऑन पेंटो, ट्रैक का जो सेंटर होगा वो पेंटोग्राफ पर कहाँ पर लाई करेगा ये हमें पता होना चाहिए, जिसको हम लोग एक और एक तरीके से बोल सकते हैं पेंटोग्राफ सेंटर और जो ट्रैक सेंटर है दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, जो कि हम लोग ये वाले फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभी हम लोग स्टैगर को कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टैगर का एडजस्टमेंट कर रहे हैं कौन सी कर्व के लिए, इनसाइड कर्व के लिए, राइट। तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ चीज़ें जो कि हमें दी गई है, मतलब सुपर इलेवेशन हमें पता है जो कि है 90 mm, कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है ये भी हमें पता कर लिया है जो कि है 5.96 mm, ट्रैक की जो गेज है ये भी हमने पता कर लिया, मान लेते हैं स्टैंडर्ड गेज है जो कि 1435 mm, जिसको हम लोग 1.435 कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड कर्व के लिए जो स्टैगर होता है पॉजिटिव होता है और जो आउटसाइड कर्व होता है उसके लिए जो स्टैगर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, जो इनसाइड कर्व है उसके लिए जो स्टैगर होता है पॉजिटिव होता है और जो आउटसाइड कर्व है उसके लिए जो स्टैगर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। स्टैगर पॉजिटिव होता है, इसके ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग मान लेते हैं कि जो स्टैगर है ये हमें कितना रखना है, हम लोग चाहते हैं ये सब हमें पैरामीटर्स पता चलने के बाद हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि स्टैगर हम लोग चाहते हैं कि +250 mm होना चाहिए, मतलब जो पेंटो है वो +250 mm राइट में स्लाइड होना चाहिए और -250 mm लेफ्ट में स्लाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर नाउ इमेजिन वी वांट टू कीप द स्टैगर 250 mm, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने बात किया जो पेंटो सेंटर और जो ट्रैक सेंटर है दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। विल फाइंड सेंटर ऑफ ट्रैक ऑन पेंटो, जो ट्रैक का जो सेंटर होगा जो कि पेंटो पे लाई करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ ट्रैक का सेंटर पता करना है पेंटो पर विथ रेस्पेक्ट टू पेंटो, तो उसको पता करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, वायर हाइट अपॉन ट्रैक गेज इंटू सुपर इलेवेशन। तो वायर की हाइट हमें कितनी दी गई है, कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है 5.96 mm दी गई है, तो यहाँ पर ही हमने 5.96 mm, ट्रैक का गेज कितना है 1.435, तो 1.435 इंटू सुपर इलेवेशन हमें कितना दिया है, सुपर इलेवेशन हमें 90 mm दिया है, तो सुपर इलेवेशन यहाँ पर ये 90 mm हमने कंसिडर किया। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 373 mm मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए 373 mm है क्या, ये जो 370 mm है ट्रैक सेंटर और पेंटो सेंटर दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 370 mm ये है क्या, ट्रैक सेंटर पेंटो सेंटर दोनों के बीच का डिफरेंस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ट्रैक ऑन पेंटोग्राफ, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये 373 mm हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन पेंटो सेंटर एंड ट्रैक सेंटर, राइट। पेंटो सेंटर और ट्रैक सेंटर दोनों के बीच का डिफरेंस हमें इंडिकेट कर रहा है 373 mm। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इनसाइड कर्व कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमने ये वाली जो कर्व जो कंसिडर किया ये है बेसिकली इनसाइड कर्व, यहाँ पर ये हमने इनसाइड कर्व कंसिडर किया है। इनसाइड कर्व के लिए जो पेंटो का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, मास्ट के तरफ होगा। आउटसाइड कर्व के लिए जो पेंटो का जो डायरेक्शन होगा मास्ट से अवे होगा। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये हमें 373 mm मिला, जो कि क्या है पेंटो सेंटर और कॉन्टैक्ट सेंटर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 373 mm। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें नाउ वी नीड टू कंसिडर ए गैप ऑफ 373 mm फ्रॉम ट्रैक सेंटर टुवर्ड्स मास्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कुछ इस तरीके से, हमने ये ट्रैक कंसिडर किया, यहाँ पर ये हमने ट्रैक कंसिडर किया और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है बेसिकली ये है ट्रैक का सेंटर। अब ये ट्रैक के सेंटर से हमें 373 mm का गैप कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लाइन बना लेते हैं हमारे कन्वेनियंस के लिए। तो यहाँ पर ये लाइन हमने बना लिया और कुछ इस तरीके से हमने 373 mm का क्या कंसिडर कर लिया, गैप कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो गैप हमें जो दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये जो गैप है कितने mm का है, 373 mm का गैप है, राइट। हमने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोटिस करें, यहाँ पर ये जो गैप हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं, हमारी यहाँ पर ये जो ट्रैक है, यहाँ पर ये जो कर्व है कौन सी कर्व है, यहाँ पर ये इनसाइड कर्व है हमारी। और यहाँ पर हम लोग ये जो गैप जो कंसिडर कर रहे थे, ये जो हमने जो डिस्प्लेसमेंट जो कंसिडर किया था ये कहाँ पर था, ये मास्ट के डायरेक्शन में था। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये जो बॉक्स ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है डब्बा जैसा, ये है क्या, ये है हमारा मास्ट। और यहाँ पर ये जो 373 mm का हमने जो डिस्प्लेसमेंट जो कंसिडर किया, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और यहाँ डायमेंशन भी होता है।
तो यहाँ पर ये जो 373 mm का हमने जो डिस्प्लेसमेंट जो कंसीडर किया है, ये 373 mm का जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके तरफ है, ये हमारे मास्ट के तरफ है। किसके तरफ है, मास्ट के तरफ है। किसके तरफ है, मास्ट के तरफ है फॉर इनसाइड कर्व। अगर आउटसाइड कर्व होती तो ये जो 373 mm का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग मास्ट के अवे कंसीडर करते। किसके अवे कंसीडर करते, मास्ट के अवे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने कंसीडर किया गैप 373 mm का। कंसीडर गैप ऑफ 373 mm फ्रॉम ट्रैक सेंटर टुवर्ड्स मास्ट, मास्ट के तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया। सिंस कर्व इज इनसाइड, जो कर्व है वो इनसाइड कर्व है। दिस गैप शोज जीरो पोजीशन ऑफ स्टैगर ऑन पेंटोग्राफ। तो यहाँ पर ये जो गैप हमने जो कंसीडर किया, ये जो गैप है ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, ये जो गैप का ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये गैप का ये वाला जो पॉइंट है जो कि हमें कर्सर की टिप शो कर रही है, ये जो पॉइंट है ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, ये जो पॉइंट है ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, पेंटो सेंटर और ट्रैक सेंटर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है ज़ीरो। राइट, यहाँ से हमने क्या समझा, वंस अगेन रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से 373 mm का हमने क्या कंसीडर किया, ये गैप कंसीडर किया। ये 373 mm ये जो वैल्यू है ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, पेंटो सेंटर और ट्रैक सेंटर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है 373 mm। अब ये 373 mm हमें जो मिला है इसको लेके हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो ट्रैक सेंटर हमें जो दिखाई दे रहा है, ट्रैक सेंटर से हमने 373 mm का क्या कंसीडर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया। और ये जो 373 mm का जो हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया उसका ये वाला जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि हमें कर्सर की टिप शो कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है। राइट, ये जो कर्सर की टिप जो हमें जो शो कर रही है 373, यहाँ पर अगर हम लोग एक सिंपल सा बेसिक चीज़ अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मैंने कंसीडर किया एक लाइन, कैसा मैं बताऊँ, यहाँ पर ये मैंने कंसीडर किया ये है लाइन, यहाँ पर ये मैंने कंसीडर किया ये है लाइन। ये लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से है, ये वाला पॉइंट है और यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हमें कंसीडर करना, हमने कुछ इस तरीके से लाइन बनाई, यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से लाइन बना ली, यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से लाइन बना ली। तो ये जो लाइन का जो एक्सट्रीम पॉइंट है जो कि हमें कर्सर की टिप शो कर रही है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ज़ीरो डिफरेंस इंडिकेट कर रहा है किसके बीच में, पेंटो सेंटर के बीच में और ट्रैक सेंटर के बीच में। राइट, अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना तो हमने कर लिया जैसे कि हमने बात किया, दिस गैप शोज पोजीशन ऑफ स्टैगर और जीरो पोजीशन ऑफ स्टैगर ऑन पेंटोग्राफ। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नाउ वी हैव टू कीप द स्टैगर प्लस 250 mm। अभी हमें क्या करना है, जो स्टैगर है वो हमें 250 mm रखना है। सो फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ लेंथ 373 वी नीड टू मेक अ डिस्टेंस ऑफ प्लस 250 mm एंड दैट विल बी करेक्ट पोजीशन ऑफ स्टैगर। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एक्सट्रीम एंड हमने जो कंसीडर किया है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ से हमें क्या कंसीडर करना है, यहाँ से हमें प्लस 250 mm का गैप कंसीडर करना है, प्लस 250 mm का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा मास्ट के अवे होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से कर्सर की टिप हमें शो कर रही है, ये हमने शो कंसीडर किया प्लस 250 mm का डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है मास्ट के अवे है, तो ये प्लस 250 mm का जो डिस्प्लेसमेंट मास्ट के अवे है। और ये डिस्प्लेसमेंट का ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टैगर की करेक्ट पोजीशन। राइट, हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मास्ट हैंस पॉजिटिव प्लस 250 mm हमें कंसीडर करना है ड्यू टू इनसाइड कर्व। राइट, जैसे कि हमने बात किया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से जो स्टैगर है उसको हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। कुछ इस तरीके से जो स्टैगर है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, स्टैगर को हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसको अगर हम लोग थ्योरेटिकली देखें तो सबसे पहला ट्रैक सेंटर और जो पेंटो सेंटर है दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसके थ्रू हम लोग बेसिकली एक लाइन बनाएंगे, और वो जो लाइन होगी वो मास्ट के तरफ होगी फॉर इनसाइड कर्व। और फिर उसके बाद वो जो लाइन का जो एक्सट्रीम एंड होगा वो एक्सट्रीम एंड के थ्रू जितने का हमें स्टैगर रखना है वो स्टैगर के लिए हम लोग गैप कंसिडर करेंगे, और वो जो गैप का जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा वो हमें क्या बता देगा, हमें बेसिकली बता देगा स्टैगर की परफेक्ट पोजीशन। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर तो हमने कंसिडर किया था इनसाइड कर्व। सिमिलरली अगर हम लोग आउटसाइड कर्व कंसिडर करें तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये आउटसाइड कर्व, ये आउटसाइड कर्व हमने कंसिडर किया, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है मास्ट, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है बेसिकली ट्रैक सेंटर। ये क्या है, ये है बेसिकली ट्रैक सेंटर। अब मान लेते यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर किया ये है ट्रैक सेंटर। यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ नोट डाउन करें, मान लेते जो सेंटर ऑफ ट्रैक ऑन पेंटोग्राफ, मतलब ट्रैक सेंटर और जो पेंटो सेंटर है वो हमें कितना मिल रहा है, वो हमें बेसिकली मिल रहा है, मान लेते वो हमें बेसिकली मिल रहा है 250 mm। राइट, 250 mm। तो यहाँ पर ये जो हमें जो ट्रैक जो सेंटर जो दिखाई दे रहा है इससे हम लोग 250 mm की एक डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा मास्ट के अवे होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से 250 mm का डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया।
जस्ट होल्ड ऑन, नॉट 250 mm, मान लेते 312 mm। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 312 mm कंसिडर कर लेते हैं, नॉट 250 mm, राइट। तो यहाँ पर मैं वंस अगेन रिपीटिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये हमने आउटसाइड, अभी हमें जो आउटसाइड कर्व है उसके लिए हमें स्टैगर को कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं हमने जो सेंटर ऑफ ट्रैक ऑन पेंटो इसको हमने कैलकुलेट किया, जो कि हमें 312 mm मिला। कितना मिला, 312 mm मिला, 312 mm मिला। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमें जो ट्रैक सेंटर जो हमें जो दिखाई दे रहा है, अभी ये ट्रैक सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, 312 mm का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, और वो जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा मास्ट के अवे होगा। तो यहाँ पर हमने 312 mm का कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया, जो कि मास्ट के अवे है। मास्ट के अवे इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो कर्व है वो आउटसाइड कर्व है। हम यहाँ पर ये जो 312 mm का जो हमने जो डिस्प्लेसमेंट जो कंसीडर किया, उसका ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट से हम लोग बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, जो कि कितने mm का होगा, -250 mm का होगा, क्योंकि हमें स्टैगर रखना है -250 mm। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें -250 mm का हमने कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया, जो कि बेसिकली मास्ट के तरफ है। और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, और ये जो कर्सर की जो टिप हमें जो पॉइंट जो इंडिकेट करिए, यहाँ पर ही हमारा स्टैगर का करेक्ट पोजीशन आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो स्टैगर है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्टैगर का कॉन्सेप्ट अभी भी आपको नहीं समझाओ तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इनसाइड कर्व होती है, आउटसाइड कर्व होती है। इनसाइड कर्व के लिए जो इंजन का जो पेंट होता है मास्ट के तरफ होता है, आउटसाइड कर्व के लिए जो इंजन का जो पेंट होता है मास्ट से दूर होता है, अवे होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो स्टैगर का जो एडजस्टमेंट, जो स्टैगर जो होता है इनसाइड कर्व के लिए वो पॉजिटिव होता है, और आउटसाइड कर्व के लिए जो स्टैगर होता है नेगेटिव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड कर्व के लिए जो स्टैगर है नेगेटिव होता है, और इनसाइड कर्व के लिए जो स्टैगर है वो पॉजिटिव होता है। और फिर उसके बाद स्टैगर को कैलकुलेट करने से पहला हम लोग बेसिकली जो ट्रैक सेंटर और जो पेंटो सेंटर है दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस भी निकालते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। स्टैगर को कैलकुलेट करने के बाद होता क्या है, स्टैगर को कैलकुलेट करने से जो स्टे आर्म है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टे आर्म, ब्रैकेट आर्म, रजिस्टर आर्म और जो स्टेडी आर्म है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी भी जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने स्टैगर के बारे में डिस्कशन किया। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्पैन लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्पैन लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू मास्ट इज़ नोन एज स्पैन लेंथ। जैसे कि हमें पता है दो मास्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पैन लेंथ। अब जो स्पैन लेंथ होती है बेसिकली विंड के प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, रूट के ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब टनल हो गया, ब्रिज हो गया, राइट। तो जो स्पैन लेंथ है विंड के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेंगी, डिग्री ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी डिपेंड करेंगी, रूट के ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। जो मिनिमम जो स्पैन लेंथ है कितनी हो सकती है, 27 mm। मैक्सिमम जो स्पैन लेंथ है 720 mm होती है। स्ट्रेट ट्रैक के लिए जो स्पैन होती है 72 मीटर होती है, और कर्व ट्रैक के लिए जो स्पैन होती है वो 72 मीटर से कम होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्पैन लेंथ इज़ टू बी चेंज देन डिस्टेंस बिटवीन टू स्पैन शुड नॉट बी मोर देन 18 mm। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्पैन लेंथ अगर हमें चेंज करना है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, मान ले हमें पता है जो ट्रेन की जो ट्रैक होती है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेट नहीं होती, वो कर्व भी होती है। तो ऐसे केस में जो स्पैन लेंथ होगा कर्व ट्रैक के लिए वो क्या होगा, वो वेरी करेगा, 72 मीटर से कम जाएगा। तो अगर हम लोग स्पैन लेंथ को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस है दो स्पैन के बीच में वो 18 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पहली वाली स्पैन और यहाँ पर ये दूसरी वाली स्पैन। अब यहाँ पर ये पहला वाला पोल हमने कंसिडर किया और दूसरा वाला पोल मान लेते हैं, दोनों के बीच में जो स्पैन लेंथ है वो है 72 मीटर। अब यहाँ पर ये दूसरा वाला पोल और ये तीसरा वाला पोल, दोनों के बीच का जो स्पैन है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने कम कर दिया। तो यहाँ पर ये पहला वाला स्पैन और ये दूसरा वाला स्पैन, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 18 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पैन लेंथ को अगर हम लोग ग्रेजुअली चेंज कर रहे कर्व पर, तो ऐसे कि इसमें दो स्पैन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 18 मीटर से, नॉट 18 mm, 18 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या समझा, अगर हम लोग स्पैन लेंथ को अगर हम लोग चेंज कर रहे कर्व ट्रैक पर, अगर स्पैन को अगर हम लोग चेंज कर रहे तो जो दो स्पैन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है 18 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी मोर देन 18 मीटर।